हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साइंस केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो कि है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का। तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, इक्वेशन क्या है, इनका क्या मतलब है। यहाँ मैंने लिखा है व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन। It is a process by which two or more substance react with each other to form new substance। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो या उससे ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन करते हैं, रिएक्ट करते हैं एंड रिएक्ट करके वो कुछ सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं, कुछ आउटपुट की तरीके से आता है कंपाउंड, तो वो होता है केमिकल रिएक्शन। अब हम उसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ मैंने लिखा है एक रिएक्शन, कार्बन जो कि सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है प्लस ऑक्सीजन गैस रिएक्ट करके बना रहे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक मेरा सब्सटेंस कार्बन है, एक मेरा सब्सटेंस ऑक्सीजन है, एक मेरा सब्सटेंस है कार्बन एंड एक मेरा सब्सटेंस है ऑक्सीजन एंड इन दोनों ने कंबाइन करके रिएक्शन किया। इस रिएक्शन के बाद हमें जो आउटपुट मिला है वो मिला है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमें प्रोड्यूस हुई है एंड तो ये एक रिएक्शन है। इसके अलावा आप और भी रिएक्शन देख सकते हो, जैसे कि वाटर की फॉर्मेशन है तो हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस H2 और O2 कंबाइन करते हैं, H2 गैस एंड ऑक्सीजन ये कंबाइन करते हैं तो ये बनाते हैं वाटर H2O जो कि लिक्विड होता है। यहाँ भी दो चीज़ें कंबाइन कर रही है, एक हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन है, कंबाइन कर रहे हैं, इनके रिएक्शन से हमें वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है केमिकल रिएक्शन क्या है। तो ये एक प्रोसेस है जिसमें दो या उससे ज़्यादा सब्सटेंस, उससे ज़्यादा भी सब्सटेंस हो सकते हैं, रिएक्ट करके कुछ रिएक्शन करते हैं जिसके बाद जो फॉर्मेशन होता है, जो रिजल्ट हमें मिलता है वो एक न्यू सब्सटेंस होता है या फिर एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2-3 भी हमें प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल हुआ केमिकल रिएक्शन के बारे में। अब केमिकल रिएक्शन से क्या क्या चीज़ें प्रोड्यूस हो रही है, क्या इन्वॉल्वमेंट होती है वहाँ पे। तो इसमें होता है चेंज इन स्टेट। जो हम रिएक्शन कर रहे हैं, जो रिएक्टेंट है, हमारे रिएक्शन में दो चीज़ें होती है, एक होता है रिएक्टेंट एंड एक होता है प्रोडक्ट। ये जो हमारे रिएक्शन में जो पार्ट ले रहे हैं, जो भी लेफ्ट हैंड साइड में मैंने लिखा है, जो एलिमेंट्स रिएक्शन में पार्ट लेते हैं वो हम कहते हैं उन्हें रिएक्टेंट्स। एंड जो हमारा प्रोडक्ट आता है ये राइट हैंड साइड में, ये हमारा प्रोडक्ट है रिएक्शन का। तो अब जो रिएक्टेंट्स है इनका जो स्टेट होता है स्टार्टिंग में, जैसे आप देख सकते हो हाइड्रोजन गैस मैंने ले रखा है, ऑक्सीजन गैस है, बट जो हमें रिजल्ट मिल रहा है, जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है वाटर, वो लिक्विड में है। तो क्या होता है जब केमिकल रिएक्शन होता है तो स्टेट चेंज हो सकती है। अब ज़रूरी नहीं है कि जितने भी केमिकल रिएक्शन हो सब में स्टेट ही चेंज हो। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के एग्जांपल में कार्बन सॉलिड था, ऑक्सीजन गैस था, जो हमारा प्रोडक्ट मिला वो कार्बन डाइऑक्साइड वो गैसेस का है। तो ज़रूरी नहीं है कि सब में मतलब सेम चीज़ ही हो, कि सारा मतलब आउटपुट जो आ रहा है, जो हमारा कंपाउंड है वो पूरी तरीके से उसका स्टेट चेंज हो। कई बार नहीं भी होता, ये एक ऑप्शन है। जैसे कि अगर हम कंडीशन देख सकें कि 4-5 कंडीशन है तो उसमें से कोई एक एप्लीकेबल हो जाए किसी समय, तो उसमें क्या होता है कि कुछ रिएक्शंस जब हम करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो प्रोडक्ट होता है उसका जो स्टेट होता है वो रिएक्टेंट से चेंज हो जाता है। तो उसका बेस्ट एग्जांपल हम यही ले सकते हैं वाटर का ही। H2 गैस के फॉर्म में है, ऑक्सीजन भी गैस के फॉर्म में है, हमारा जो वाटर बन रहा है वो लिक्विड में बन रहा है। अब हमें पता होना चाहिए कि कितने टाइप के स्टेट्स होते हैं। तो आपने अपने पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो मैटर होते हैं उसके 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, मेजरली यही 3 पार्ट होते हैं। एंड जब भी हम इक्वेशन करते हैं तो सॉलिड को हम S से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल s से, लिक्विड को स्मॉल l से एंड गैसेस को स्मॉल g से। तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है। तो एक तो पॉइंट हो गया कि जब केमिकल रिएक्शन होगी तो स्टेट चेंज हो सकता है। जो भी हमारा प्रोडक्ट बनेगा, जो कंपाउंड बनेगा, उसका स्टेट जो है वो रिएक्टेंट से अलग हो सकता है, वो चेंज हो सकता है। सेकेंड क्या हो सकता है, चेंज इन कलर, कलर भी चेंज हो सकता है। इसका क्या एग्जाम्पल है, आप देख सकते हो कि आपके घर में लोहे का अगर कोई सामान हो या लोहे का कोई दरवाज़ा हो, कुछ भी, या फिर कोई बॉक्स हो, बक्सा वगैरह हम बोलते हैं लोहे का, तो कुछ समय बाद उसमें जंग लग जाती है। तो पहले जो उसका कलर होता है उसके ऊपर जब वो रस्टिंग आ जाती है तो एक ब्राउनिश कलर आ जाता है, दूसरा कलर। तो वो क्या हो रहा है, वहाँ भी एक केमिकल रिएक्शन ही हो रही है। ये रिएक्शन भी क्या हो, जब आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक आएगा तो वो आपका टॉपिक है रस्टिंग, जिसमें आपको पता चलेगा कि रस्ट की कैसे फॉर्मेशन होती है एंड क्यों रस्टिंग होता है एंड कैसे हम उससे प्रिवेंट भी कर सकते हैं। तो वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम ये जानते हैं कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उनमें कलर चेंज भी आ जाता है, जिसका एग्जाम्पल आपके पास है रस्टिंग का।
इसके अलावा क्या होता है, कई बार हम अगर अपने घर पे देखते हैं, हम सब्जी या फल वगैरह काट कर रख दें, तो थोड़ी देर के बाद आप देखोगे उसके ऊपर एक थोड़ी ब्राउन ब्लैक टाइप की लेयर आ जाती है। एंड और ज़्यादा टाइम के लिए रख दो तो वो लेयर उतनी गाढ़ी होती जाती है, डार्क हो जाती है, तो वो भी वहाँ भी एक रिएक्शन हो रहा होता है। ये टॉपिक भी आपके चैप्टर के लास्ट में है, रेंसिडिटी, वो उसमें इसको और डिटेल से आपको पता चलेगा। तो ये भी एक एग्जांपल है केमिकल रिएक्शन का ही, जब क्या हो रहा है कि जो सरफेस है हमारे वेजिटेबल्स या फ्रूट्स का, कट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का जो हमने काट के रखे हैं, तो वो रिएक्ट कर जा रही है एटमॉस्फेयर से एंड उनका सरफेस ब्लैक हो जा रहा है। तो ये आप लिख सकते हो, ब्लैकनिंग ऑफ surfaces of cut fruits and vegetables। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल है, आप कर सकते हो। या तो आप देख सकते हो कि सिल्वर जो है, सिल्वर के ऊपर भी बहुत टाइम बाद ब्लैक टाइप से कुछ उस पर भी कलर आ जाता है, उसे भी हम कहते हैं टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, जो सिल्वर ब्लैकिश टाइप से थोड़ा सा हो जाता है। ये सारे रिएक्शंस के जो इन्वॉल्वमेंट हो रहा है उसके एक टाइप में आते हैं, चेंज इन कलर के टाइप में। एक थर्ड टाइप होता है इवोल्यूशन ऑफ गैस। क्या होता है कि कई रिएक्शंस में हमें कोई ना कोई गैस जो होती है वो रिलीज होती है, इवोल्यूट होती है, मतलब गैस निकली किसी भी रिएक्शन में। जैसा कि आप एग्जाम्पल देख सकते हो, अगर हम किसी मेटल को किसी एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं, ये सेम रिएक्शन आपको अपने नेक्स्ट चैप्टर एसिड्स एंड बेसिस में भी पढ़ने को मिलेगी, जब आपको किसी भी एसिड को या बेस को मेटल से रिएक्ट करवाना होगा। तो ये आपका H2SO4 हमारा एक एसिड है, जब इससे हम रिएक्ट करा रहे हैं तो हमारा क्या होगा, हमारा बनेगा ZnSO4 एंड हमारा हाइड्रोजन गैस जो है H2 यहाँ पे रिलीज होगा। एंड जब भी कोई गैस रिलीज होता है तो हम उसे इसे अपवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक सिंबलाइज करते हैं हम कि अगर कोई गैस कहीं पे रिलीज हो रही है तो उसमें हम ऐसे सिंबल फ्रंट अपवर्ड एरो करते हैं। एंड अगर कहीं पे पीपीटी फॉर्म हो रहा है, प्रेसिपिटेट क्या होता है वो भी हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे ऑप्शन एक है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, तो इसमें हम पढ़ेंगे, इसमें हम डाउनवर्ड एरो से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये रिएक्शन आप देख सकते हो कि मैंने एक मेटल लिया है, जिंक मेटल, एंड इसकी रिएक्शन कराई है मैंने सल्फ्यूरिक एसिड से। H2SO4 जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड है, इससे रिएक्शन कराई है, मुझे क्या मिल रहा है, जिंक सल्फेट का कंपाउंड एक मुझे मिल रहा है प्रोडक्ट में, एंड ये हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज हुई है। तो ये एक एग्जाम्पल, एक रिएक्शन जिसमें क्या हो रहा है कि गैस कोई रिलीज हो रही है, कोई गैस इवॉल्व हो रही है। फोर्थ है चेंज इन टेम्परेचर। कई बार ऐसा होता है कि कुछ रिएक्शंस में टेम्परेचर इंक्रीज होती है। इस सेम रिएक्शन को अगर आप देख सकते हो तो इसी रिएक्शन में, इसी टॉप रिएक्शन में क्या होता है, राइज इन टेम्परेचर होता है। ये गैस रिलीज होने के साथ साथ जो आपका आउटपुट होता है जो उसमें इंक्रीज होता है टेम्परेचर। भी हमारा ये रिएक्शन होता है तो इस रिएक्शन के बाद आप देखोगे कि टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो गया। तो ये भी एक टाइप है, आप रिएक्शन में चेक कर सकते हो, कोई भी रिएक्शन आप कराओगे जिसमें टेम्परेचर चेंज होता है। इसके अलावा एक है फॉर्मेशन ऑफ पर्सिपिटेट। तो पर्सिपिटेट क्या होता है, कई बार हम कोई रिएक्शन कर रहे होते हैं तो नीचे जो हमारा कंटेनर होता है उस कंटेनर के बेस पे कुछ लेयर सी बन जाती है उस कंपाउंड की, जो भी रिएक्शन से हमें प्रोड्यूस होता है। तो वो जो लेयर बन रही है उससे हम कहते हैं पर्सिपिटेट। अब वो आप एग्जाम्पल देख सकते हो, अगर हम एक रिएक्शन लिखते हैं BaCl2, इसे हम बोलते हैं बैरियम क्लोराइड। इसकी अगर हम रिएक्शन करवाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H2SO4, तो ये रिएक्ट करके क्या बनाएगा, BaSO4 बनाएगा, जिसे हम बैरियम सल्फेट बोलते हैं, एंड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हमारा पर्सिपिटेट बनेगा BaSO4 का, एंड ये सॉलिड होगा, ये बनेगा पर्सिपिटेट बैरियम सल्फेट पर्सिपिटेट। ठीक है, तो आप इस एग्जाम्पल से देख सकते हो कि जब बैरियम क्लोराइड को हमने सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवाई तो वो बैरियम सल्फेट बना, जो कि एक पर्सिपिटेट फॉर्म करता है कंटेनर पे। तो ये बैरियम सल्फेट का पर्सिपिटेट बना एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना। तो ये 5 आपके पास ऑप्शन है, जो भी तरीके हैं, जो चीज़ें होती है, मतलब अगर हम रिएक्शन देखें तो रिएक्शन के होने के बाद जो हमें दिख सकता है आउटपुट में चेंजेस, वो चेंजेस के कुछ टाइप्स है कि कलर चेंज हो सकता है, कोई गैस प्रोड्यूस हो सकती है, टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज भी हो सकता है, चेंज हो सकता है टेम्परेचर में, एंड कभी पर्सिपिटेट की फॉर्मेशन हो सकता है,
कभी उसका स्टेट चेंज हो सकता है। तो ये सारे रिएक्शन में इन्वॉल्व होने वाले पार्ट्स हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इन डेली लाइफ। अब जैसे मैंने आपको ये सब रिएक्शन बताई है तो आपको केमिस्ट्री की लैब में ही मिलेगा कि अगर बैरियम क्लोराइड है एंड सल्फ्यूरिक एसिड है, इसको रिएक्शन करके आपके टीचर आपको दिखाएंगे या फिर कोई भी जो भी लैब मैन होगा वो आपको समझाएगा। बट जो कि हमारी डे टू डे लाइफ है, हमारी नॉर्मल लाइफ, वहाँ पे हम कैसे देख सकते हैं कहाँ केमिकल रिएक्शन हो रही है, किस जगह पे आप पहचान सकते हो। तो अभी जैसे मैंने कुछ देर पहले यहाँ पे रस्टिंग के एग्जांपल्स दिए हैं एंड फ्रूट्स कट्स होने के, जो ब्लैकनिंग ऑफ सर्फेसेस है एंड टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, तो ये सब चीज़ें हमारे डे टू डे लाइफ की एग्जांपल्स है कि हम डे टू डे लाइफ में रस्टिंग देख सकते हैं। रस्टिंग भी केमिकल रिएक्शन है, इसे ये एक स्लो केमिकल रिएक्शन है जो कि मतलब तुरंत नहीं होती है। अगर आपके पास आपने किसी लोहे के दरवाजे को देखो तो वो तुरंत उसमें जंग नहीं लग जाती है, कुछ समय के बाद धीरे धीरे उस पर जंग आता है और वो धीरे धीरे और इंक्रीज होता है अगर हम उसके लिए कुछ प्रिवेंशन ना ले, तो उसका कुछ केयर ना करें तो रस्टिंग है। इसके अलावा अभी आप डाइजेशन ऑफ फूड भी जो है, हमारा जो खाना हम खाते हैं वो जब बॉडी में जाके डाइजेस्ट होता है वो भी एक केमिकल रिएक्शन होता है। हमारे स्टमक में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है जो हमारे खाने को पचाने में हेल्प करता है, तो वहाँ भी केमिकल रिएक्शन होती है जिसकी हेल्प से हमारा खाना पचता है। इसके अलावा रस्टिंग तो है ही, मैंने पीछे बताया टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, तो टार्निशिंग ऑफ सिल्वर भी इसी का एग्जाम्पल है। एंड जो कटी हुई सब्जियाँ ब्लैक के हो जाता है सरफेस, वो भी इसी का एग्जाम्पल है। इसके अलावा आप देख सकते हो फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, जो आप अपने घर में दही जमाते हो तो उसमें क्या होता है कि आपने पिछले क्लास में पढ़े होंगे, कर्ड में हमें एक बैक्टीरिया प्रेजेंट मिलता है, लैक्टोबैसिलस। तो ये जो बैक्टीरिया होता है हम बोलते हैं कि ये जो है ये कर्ड को बनाने में हेल्प करता है। तो ये क्या करता है, ये उसी में ये बैक्टीरिया के प्रेजेंट होने से वहाँ पे एक रिएक्शन होती है जिससे दूध को दही में चेंज किया जाता है। तो ये भी आपका एक केमिकल रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है आपका। एंड रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, तो हम पेंट कर सकते हैं, उस दरवाज़ा अगर है तो हम उसे पेंट कर दें, कोई बॉक्स है बक्सा तो पेंट कर सकते हैं। तो पेंटिंग, ग्रीजिंग, ऑयलिंग, इन सब चीज़ों से हम रस्टिंग, इन सब चीज़ों के हेल्प से हम रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके बाद जैसे यहाँ पे मैंने बताया नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिएक्टेंट्स क्या होते हैं प्रोडक्ट्स। तो मैंने शुरू में भी थोड़ा सा बताया था रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, बट यहाँ हम थोड़ा उसकी डेफिनेशन लिख के देखते हैं। द substance which takes part in a chemical reaction is known as reactants। जो भी सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं उन्हें हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। एंड द सब्सटेंस which are formed after chemical reaction या which are formed in a chemical reaction are known as products। तो आप ये बोल सकते हो कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो जो सब्सटेंस उस रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं वो जो होते हैं वो रिएक्टेंट्स होते हैं। एंड जो सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं, जो हमारा प्रोडक्ट निकलता है, जो भी वो जो बनते हैं वो उन्हें हम प्रोडक्ट्स के नेम से कहते हैं। LHS में हम हमेशा मेजरली जो है रिएक्टेंट्स को लिखते हैं और RHS में हम प्रोडक्ट्स को लिखते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके लिए। when magnesium ribbon is burned in एयर, बेसिकली ऑक्सीजन, क्योंकि जब भी हम कुछ बर्निंग करते हैं तो उसको ऑक्सीजन हेल्प करता है, ऑक्सीजन की हेल्प में ही बर्निंग होती है। गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसे हम, ये तो हमने स्टेटमेंट लिखा, इसे कैसे हम इक्वेशन से बता सकते हैं। तो Mg, मैग्नीशियम को हम Mg से रिप्रेजेंट करते हैं सॉलिड। इसमें जब हम ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं O2 गैस, इनके रिएक्टेंट से बन रहा है MgO एंड ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसमें ये हो रहा है मैग्नीशियम को जब हम बर्न कर रहे हैं, मैग्नीशियम रिबन को, मैग्नीशियम को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो जो हमें रिजल्ट मिल रहा है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है। तो इसमें जो ये लेफ्ट हैंड साइड में जो रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं, ये जो हमारे पार्ट है इसे हम कहेंगे रिएक्टेंट्स।
एंड जो हमें ये आउटपुट मिला है, जो रिजल्ट है, ये हमारा प्रोडक्ट्स है, ये हमारा प्रोडक्ट है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल इक्वेशन। हमारे चैप्टर में भी नाम था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, तो ये हमारा सेकेंड पार्ट है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। तो इसका क्या मतलब है, जब भी हम केमिकल रिएक्शन कुछ हो रहा है उसको हम जब सिंबल्स के हेल्प से एंड फॉर्मूलाज के हेल्प से लिखते हैं, जैसे कि रिएक्शन करवा रहे हैं हम, जैसे अभी पिछले हमने रिएक्शन करवाया, मैग्नीशियम का रिएक्शन कराया ऑक्सीजन से, इसे अगर हम ऐसे लिखते, पूरा लिखते मैग्नीशियम, पूरा MAG पूरी स्पेलिंग लिखते, मैग्नीशियम प्लस करते ऑक्सीजन से, हमें आउटपुट मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये भी एक रिप्रेजेंटेशन है। बट जब ये हमने यहाँ फॉर्मूलाज के हेल्प से लिखा है Mg + O2 से MgO बना, तो ये जो हमारी केमिकल इक्वेशन है, ये हमारी रिएक्शन है, ये हमारी इक्वेशन है। तो जब भी हम किसी केमिकल रिएक्शन को उसके सिंबल्स और फॉर्मूला के हेल्प से लिखते हैं तो वो केमिकल इक्वेशन होता है। जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल पीछे ही किया है, Mg मैग्नीशियम का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ एंड इट प्रोड्यूसेस MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसके अलावा आप और एग्जाम्पल आप देख सकते हो, पीछे भी मैंने करवाया है, कार्बन की जब मैंने रिएक्शन करवाई थी ऑक्सीजन के साथ एंड ये फॉर्म किया था कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा वाटर की एग्जाम्पल है। इसके अलावा और भी बहुत सारे रिएक्शंस हैं, हम आगे जैसे जैसे चैप्टर पढ़ेंगे हम और रिएक्शंस करेंगे। मैंने पहले भी बताया था, रिप्रेजेंटेशन जब हम कर रहे हैं तो हम ये सब चीज़ें कई बार लोग मिस कर देते हैं, बट अगर आप ये चीज़ें लिखोगे ना कि जो एलिमेंट है वो किस फॉर्मेट का, मतलब किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड में है, गैसेस में है, लिक्विड में है, तो ये बहुत ही अच्छा रिप्रेजेंटेशन आपका दिखाता है एग्जामिनर के सामने, टीचर के सामने, कि हाँ आपने चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो इसमें क्या है, मैं एक बार लिख दे रही हूँ फिर से यहाँ पे, सॉलिड को हम हमेशा स्मॉल s से दिखाते हैं, लिक्विड को हम दिखाते हैं स्मॉल l से, गैसेस को दिखाते हैं स्मॉल g से। इसके अलावा एक होता है एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, वो सॉल्यूशन जिसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है। एक्वा जो है, एक्वस पानी होता है, इसको AQ से करते हैं। बेसिकली ये सब का यूज़ हम लोग एसिड्स के लिए करते हैं। जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, तो एसिड अगर हम उसके कंसनट्रेटेड फॉर्म में अगर डालेंगे तो वो रिएक्शन जो है वो बहुत एक्सप्लोसिव हो सकती है, या किसी को उससे नुकसान हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, हम एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, मतलब कि एसिड कम होता है पानी उसमें ज़्यादा होता है, तो एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, AQ यूज़ करते हैं। इसके अलावा जब हमारा कोई गैस रिलीज होता है, गैस इवॉल्व होती है, तो उसे हम ऐसे अपवर्ड एरो से करते हैं। एंड जब पर्सिपिटेट फॉर्म होता है, पर्सिपिटेट फॉर्म, तो इसमें हम ये डाउनवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सारे रिप्रेजेंटेशन के तरीके हैं जो हम केमिकल इक्वेशन लिखते वक्त हमें यूज़ करने चाहिए, सो दैट वी कैन स्कोर मोर एंड मोर इन आवर एग्जाम्स। एंड एक केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं वो उन्हें दो टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है। तो फर्स्ट टाइप है बैलेंस केमिकल रिएक्शन एंड सेकेंड है अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन। वैसे तो आपके चैप्टर्स में जो आगे और टॉपिक्स है उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड मेनी मोर। सो ये सारे अदर टाइप्स है, बट ये मेन जो हमने डिवाइड किया, ये क्यों किया, क्योंकि हमारा एक टॉपिक है बैलेंस करना, केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना, क्यों उसे बैलेंस करना वो भी जानना जरूरी है। तो उस बेसिस पे भी हम रिएक्शंस को दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक बन सकता है हमारा बैलेंस केमिकल रिएक्शन एंड दूसरा अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन। तो वो पढ़ते हैं बैलेंस क्या होता है। तो a chemical reaction can be determined as balanced chemical reaction when the number of atoms involved in the reactant side is equal to the number of atoms in product side। तो इसमें क्या होता है, अगर कोई रिएक्शन है हमारे पास, उसमें एक लेफ्ट साइड होता है, एक राइट साइड होता है, जो मैंने पहले बताया अभी जस्ट ही कि लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट्स होता है, राइट साइड में प्रोडक्ट होता है। अगर हम एक एग्जांपल ले लें, जैसे जिंक प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये रिएक्ट करके बनाएंगे ZnSO4, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है यहाँ पे। तो इस रिएक्शन को अगर आप देखो तो ये जो हमारा है, ये हमारा रिएक्टेंट है, ये हमारे सारे रिएक्टेंट्स एटम्स है, कंपाउंड है जो भी, एंड ये हमारा प्रोडक्ट्स एंड है।
तो अगर जितने भी हमने कंपाउंड या एलिमेंट यूज किया रिएक्शन में, एलएचएस में, जो रिएक्टेंट साइड में या प्रोडक्ट साइड में आरएचएस में, तो इनके जो नंबर्स होंगे, जो एलएचएस में जो नंबर है जो आरएचएस में नंबर है, वो नंबर अगर सेम है, इक्वल है, तो वो बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। अगर आप यहाँ पे देखो, जिंक यहाँ पे एलएचएस में रिएक्टेंट साइड में एक एटम है, एंड इधर अगर आप देखो प्रोडक्ट साइड में, यहाँ भी जिंक एक ही एटम है। अगर हम सल्फर को देखें, यहाँ पे एक है, यहाँ भी एक है। ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल है, यहाँ भी 4 मॉलिक्यूल है। हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल है रिएक्टेंट साइड में, एंड प्रोडक्ट साइड में भी 2 मॉलिक्यूल्स है। तो जो भी एटम्स यूज हुए हैं रिएक्टेंट साइड में या प्रोडक्ट साइड में, अगर उन दोनों के नंबर्स इक्वल है तो उन्हें हम कहते हैं बैलेंस केमिकल रिएक्शन। एंड इसी के जस्ट अपोजिट जो इक्वल नहीं होते, अनइक्वल होते हैं, वो हमारा होता है अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन। सो इसकी डेफिनेशन है, if the number of atoms of each element in reactant is not equal to the number of atom of each element present in the product, then the chemical equation is called as unbalanced chemical reaction. इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो, अगर मैग्नीशियम को रिएक्ट कराया ऑक्सीजन के साथ एंड इट फॉर्म्ड MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसमें ये हमारा रिएक्टेंट है एंड इधर हमारा ये साइड है प्रोडक्ट। आप देख सकते हो मैग्नीशियम रिएक्टेंट साइड में 1 मॉलिक्यूल है एंड प्रोडक्ट में भी 1 मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में 2 मॉलिक्यूल्स हैं एंड यहाँ सिर्फ 1 मॉलिक्यूल है। तो ये जो है ये अनइक्वल है। ऑक्सीजन एटम रिएक्टेंट में हमारे पास 2 मॉलिक्यूल एंड प्रोडक्ट में हमारे पास 1 मॉलिक्यूल है। सो इस टाइप ऑफ रिएक्शन जिसमें एटम्स रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड में डिफरेंट होते हैं, इक्वल नहीं होते हैं, उन्हें हम कहते हैं अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन। तो इसमें हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल, जो भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एटम इज 2 at reactant side whereas it's 1 at प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट साइड में जो एटम है हमारा ऑक्सीजन एटम, उसके 2 मॉलिक्यूल है एंड प्रोडक्ट साइड में ये सिर्फ और सिर्फ 1 मॉलिक्यूल है। सो इट्स एन अनबैलेंस्ड रिएक्शन, इट्स एन अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। ये तो हो गए इनके टाइप्स। अब सेकंड टॉपिक आता है कि हमें बैलेंस करने की क्यों जरूरत है, हम क्यों केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करें, अगर हम नहीं करें तो क्या फर्क पड़ जाएगा। तो इसका ये आंसर है कि हमारा जो हमने पहले पढ़ा है, लॉ पढ़ा है कंजर्वेशन ऑफ मास का, तो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है इसकी डेफिनेशन, दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। जो मास है वो कांस्टेंट होता है, ना हम उसे क्रिएट कर सकते हैं एंड ना ही हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एंड इसी लॉ को ओबे करते हुए, इसी लॉ को फॉलो करते हुए हम कहते हैं कि जो टोटल मास है हमारे एलिमेंट्स का रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में, वो इक्वल होना चाहिए, वो अनइक्वल नहीं होना चाहिए, वो सेम रहना चाहिए। एंड वही हम कोशिश करते हैं यहाँ पे। अगर यहाँ पे हम देखें इस साइड का क्या मास होगा, तो जिंक का अगर हमें पता है एटॉमिक नंबर, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसका मास निकाल सकते हैं। ऐसे हम हाइड्रोजन का, सल्फर का, ऑक्सीजन का, सबका निकाल सकते हैं। एंड अगर आप इधर काउंट करो एंड अगर इस तरफ प्रोडक्ट के साइड में भी सेम नंबर ऑफ एटम्स है, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो उनका भी जो सम आएगा, जो भी तुम आपका मास आएगा वो इक्वल होगा। तो दोनों तरफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड में मास इक्वल होगा। बट अगर मॉलिक्यूल्स अनइक्वल होंगे दोनों साइड में, तो मास में चेंजेस आ जाएगा, जो कि हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के लॉ को, इस लॉ को डिसओबे करता है। तो इस वजह से हमें बैलेंस करने की जरूरत होती है, हमें किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करना होता है इस लॉ को ओबे करने के लिए। सो इसलिए हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। एंड हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनेंगे, इस पर मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, तो इसे बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल के लिए एक इक्वेशन ले रखी है। इसमें Fe मतलब फेरस, जो कि फेरस या फेरिक, अगर हम Fe की 2 वैलेंसी जो होती है Fe की, वो 2 एग्जिस्ट करती है, +2 एंड +3। जब हम +2 को यूज़ करके कुछ कंपाउंड बनाते हैं तो हम उसे फेरस के साथ उसका नाम लेते हैं, एंड अगर +3 यूज़ करते हैं तो उसे फेरिक बोलते हैं। सो ये बेसिकली आयरन ही है। तो आयरन की रिएक्शन करा रहा है वाटर के साथ, H2O के साथ वाटर के साथ रिएक्शन करा रहा है, तो ये कंपाउंड बना रहा है Fe3O4। अब आप देख सकते हो कि Fe3O4 Fe की 3 वैलेंसी को यूज़ कर रहा है, +3 वैलेंसी को, तो इसे हम फेरिक ऑक्साइड बोलेंगे। सो ये फेरिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। तो इस रिएक्शन को आप एक बार देखो, इसमें क्या है कि ये जो है आपका रिएक्टेंट पार्ट है,
रिएक्टेंट पार्ट, एंड ये जो है आपका प्रोडक्ट पार्ट है। एंड हमने बैलेंस इक्वेशन का मतलब ये समझा था कि वो इक्वेशन बैलेंस होते हैं जिनके एटम्स एलएचएस जो रिएक्टेंट साइड में है एंड जो प्रोडक्ट साइड में वो इक्वल होते हैं। अगर हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पे Fe एक मॉलिक्यूल है, एंड अगर प्रोडक्ट साइड में देखें यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन का यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल है, बट यहाँ 4 मॉलिक्यूल है। हाइड्रोजन के 2, हाइड्रोजन के 2, तो हाइड्रोजन में कोई इशू नहीं, बट आपके आयरन एंड आपका ऑक्सीजन, इन दोनों के मॉलिक्यूल्स जो रिएक्टेंट साइड में और जो प्रोडक्ट साइड में वो सेम नहीं है, वो अनइक्वल है, वो इक्वल नहीं है। तो हमें बैलेंस में क्या करना पड़ेगा, हमें उन्हें इक्वल करना होगा कि हमारे जो रिएक्टेंट साइड में जो मॉलिक्यूल है एंड जो आपका प्रोडक्ट साइड में वो आपके सेम आ जाने चाहिए, इक्वल हो जाने चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, पहले तो हम लिख लेते हैं किसका कितना है। तो हम इस तरीके से एक टेबल बना के रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये रिप्रेजेंटेशन का अच्छा तरीका है, सो दैट यू कैन स्कोर मोर। एंड अब लिख रहे हैं हम नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट, number of atoms in reactant, and next is number of reactants in product, atoms in product. अब हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से एटम है। तो यहाँ पहला हमारा एक है Fe, फिर एक हमारा हाइड्रोजन एंड फिर हमारा ऑक्सीजन। Fe के रिएक्टेंट में 1 मॉलिक्यूल है एंड प्रोडक्ट में 3 है। हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 है एंड उधर भी 2 है, एंड ऑक्सीजन के रिएक्टेंट में 1 है एंड प्रोडक्ट साइड में 4 है। तो ये तो हमारी इनिशियल कंडीशन है जब हमने कुछ भी नहीं किया, अभी कुछ भी स्टेप नहीं किया है, अभी हमने नॉर्मल से उतारा है, नोट डाउन कर लिया कि कितने कितने हमें रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट के एटम्स पता है। एंड अब हम इनको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। यहाँ मैं एक बार लिख दे रही हूँ रिएक्शन H2 Fe3O4 प्लस H2। अब अगर हम देखें यहाँ पे Fe 1 है एंड यहाँ पे 3 है, तो अगर हम यहाँ पे 3 प्लेस करते हैं तो हमारे 3 मॉलिक्यूल Fe के हो गए। ये एक स्टेप हो गया हमारा। यहाँ पे एक बार फिर से नोट डाउन कर लेते हैं, नेम ऑफ एटम, टेबल आपको एक बार फिर से बनाना पड़ेगा क्योंकि एक बार इनिशियल कंडीशन का बनेगा और एक बार बनेगा जब आपने बैलेंस कर लिया कि हाँ अब हमारा मतलब दोनों तरफ इक्वल हो चुका है, शो करने के लिए। नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट, आप चाहो तो आप ऐसे भी नॉर्मल जैसे भी मैं सॉल्व करूँगी ना, आप ऐसे भी स्टेप एक लाइन में करके इसको सॉल्व करके निकल सकते हैं। बट अगर आप इस तरीके से टैबुलर व्यू में अगर दिखाएंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये आपका एक अच्छा इंप्रेशन दिखाएगा एग्जामिनर के सामने, एंड सो दैट आपको ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ये आपके बेनिफिट के लिए होगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो यहाँ पे हमारे पास एटम है Fe, H एंड O। अभी हम पहले हमारे Fe में 1 था एंड हाइड्रोजन 2 एंड दिस 1 मिनट H2O 1 एंड प्रोडक्ट में Fe 3 है, ये 2 है, ये 4 है। अभी मैंने क्या किया, इसमें 3 से इंटू करके मैंने 3 किए। यहाँ पे मैंने रिएक्टेंट साइड में 3 यहाँ पे पुट किया, तो मैंने यहाँ पे भी वो चीज़ कर दी। फिर अगर हम देखते हैं ऑक्सीजन को, यहाँ 4 मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल्स है। अगर मैं यहाँ 4 पुट करती हूँ तो ये हमारा 4 4 इक्वल हो गया, 3 3 इक्वल हो गए, 4 4 इक्वल हो गए। बट आप देखोगे कि अब रिएक्टेंट साइड में जो हाइड्रोजन है वो 4 2 जा 8 मॉलिक्यूल्स हो चुके हैं एंड यहाँ सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स है। तो अगर हम यहाँ भी 4 प्लेस कर दे तो 4 2 जा 8 ये भी इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने 2 इंटू 4 किया है, 8 हो गया, एंड इस तरफ भी 2 इंटू 4 इक्वल्स टू 8। अब आप देख सकते हो कि आयरन की आपकी यहाँ पे रिएक्टेंट में भी 3 मॉलिक्यूल्स है, प्रोडक्ट में भी 3 मॉलिक्यूल्स है, जो आप यहाँ से भी देख सकते हो। हाइड्रोजन यहाँ रिएक्टेंट में भी 8 है, प्रोडक्ट्स में भी 8 है, ये आप देख सकते हो। एंड ऑक्सीजन जो है वो रिएक्टेंट में 4 है एंड प्रोडक्ट में भी वो 4 है, इधर से ये 4 एंड ये 4 मॉलिक्यूल्स। सो अब ये जो आपका रिएक्शन बना ये आपका बैलेंस रिएक्शन है। सो the required balanced reaction is क्या है, 3 Fe plus 4 molecules of water gives 1 molecule of Fe3O4 ferric oxide plus 4 to 8 है ना, 8 molecules of hydrogen atom. So this is your complete final answer. आप इसको ऐसे बॉक्स बना सकते हो अच्छे से हाईलाइट करने के लिए, एंड अगर आपके पास ब्लैक पेन हो तो आप ब्लैक पेन से एक बॉक्स बना के प्रॉपर लिख सकते हो कि ये आपका फाइनल आंसर है। तो ये तो हो गया एक, आप किसी और इक्वेशन से भी कर सकते हो।
जैसे हमने पहले किया था, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ बर्न किया था तो हमारा बना था MgO। ये हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो मैग्नीशियम का एक एटम है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो हमें इसे भी बैलेंस करना होगा। नेम ऑफ एटम, number of atoms in reactant and number of atoms in product। मैं अभी एक ही टेबल में सॉल्व कर दे रही हूँ क्योंकि मैंने आपको मेथड समझा दिया है, तो आपको सेम इस तरीके से पहले एक इनिशियल दिखाना है, उसके बाद बैलेंस करना है। अभी मैं बैलेंस करके दिखा रही हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, बाकी आप वो चीज़ कर सकते हो। तो मैग्नीशियम एटम है, ऑक्सीजन एटम है हमारे पास इस रिएक्शन में। रिएक्टेंट साइड में मैग्नीशियम का 1 मॉलिक्यूल है एंड ऑक्सीजन के 2, एंड प्रोडक्ट साइड में दोनों के 1-1 है। तो ऑक्सीजन में यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, इसे हमें बैलेंस करना होगा। तो अगर हम यहाँ एक 2 पुट करते हैं तो ऑक्सीजन का 2 मॉलिक्यूल हो गया, इंटू 2 कर दो आप, 2 इक्वल हो गया। बट अब ये डिस्टर्ब हो चुका है, अब यहाँ पे भी ये 2 हो चुका है। मैग्नीशियम जो है वो प्रोडक्ट साइड में अब 2 मॉलिक्यूल्स हो चुका है एंड यहाँ 1 मॉलिक्यूल है, तो यहाँ भी हम एक 2 पुट कर देंगे, तो ये अब हो गए 2 मॉलिक्यूल्स। तो अब हमारा मैग्नीशियम के 2 मॉलिक्यूल्स है, यहाँ आपको दिख रहा है, एंड ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स है 2, एंड ये O2O। सो अब क्या है, ये रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है क्योंकि अब दोनों तरफ सेम नंबर ऑफ एटम्स आ चुके हैं। तो हम लिख सकते हैं सो द रिक्वायर्ड बैलेंस रिएक्शन इज, सो द रिक्वायर्ड बैलेंस्ड reaction is 2Mg plus O2 plus 2MgO। इससे भी आप ऐसे बॉक्स बना सकते हो। सो इस तरीके से हम किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। एंड ये तो थोड़े इजी एग्जांपल्स हैं, जब हम अभी आपके एग्जांपल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे, आपको और भी एग्जांपल्स मिल जाएंगे, आपको पीडीएफ सॉल्यूशन मिल जाएंगे, तो आप और प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, बैलेंस करके देखोगे, आप इजीली कर पाओगे। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ये केमिस्ट्री की बेस है, ये सब स्टार्टिंग है। अगर आप ये अच्छे से सीखोगे, समझोगे, तो ये आपको आगे के चैप्टर्स पढ़ने में भी हेल्प करेगा। आगे जो भी चैप्टर्स आप बनाओगे उसमें आपको रिएक्शन लिखना होगा, तो आप इस तरीके से लिख पाओगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच।